हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज हमारा है लेक्चर नंबर 12। ये हमारी पूरी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें मैं प्रॉपर जनरल अवेयरनेस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। हमारा टारगेट मैं आपको फिर बता देता हूं। एक तो है ग्रुप डी की डेट आ चुकी है, 23 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और है हमारा टारगेट एनटीपीसी जो 14 से 18 फरवरी के बीच में सेकंड इसका जो सीबीटी है वो, और एक है हमारा फरवरी में ही एफ कैट। यानी कि ये एग्जाम्स तो हैं जो एकदम नियर फ्यूचर में है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। इसका सारा जो भी आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसको मैं पूरा अच्छी तरह से रिवाइज करा रहा हूं। ये पूरा रिवीजन कोर्स है। जो बच्चे अभी आए हैं वो जाके मेरी प्लेलिस्ट शुरू से देख सकते हो। टॉपिक वाइज में लेके चला हूं, पॉलिटी में खत्म कर चुका हूं, हिस्ट्री हमारी चल रही है और कोशिश मेरी ये रहेगी इन डेट से पहले मैं आपको कंप्लीट तैयार करवा दूं। आपने इन लेक्चर्स को यूज किस तरीके से करना है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस मैंने कम उठाए हैं लेकिन हर क्वेश्चन को मैंने पूरा एनालाइज करके, मान लीजिए अगर मैं गुप्ता पीरियड पढ़ा रहा हूं आपको, या फिर मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूं, जैसे पिछली क्लास हुई थी जब मैंने आपको मौर्यन पीरियड पढ़ाया था, तो मैंने अगर एक क्वेश्चन आया तो उसी एक क्वेश्चन में मैंने सारा मौर्यन पीरियड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको लिखवा दिए। आपको वो लिखना है, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। आप तैयार हो एग्जाम के लिए और बहुत अच्छा करोगे आप। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दूं, आखिरी लेक्चर में हमने मौर्यन पीरियड और उसके बाद में पोस्ट मौर्यन में हमने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट हिस्ट्री में से ज्यादा आपका आता नहीं है, लेकिन जो आता है सिर्फ वही टॉपिक्स उठाए हैं। कनिष्क तक मैंने पढ़ा दिया था। आज हम बढ़ने वाले हैं अपनी मेन गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है। यहाँ पे आई बटन आपको मिल जाएगा, वहां पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से फ्री में आप पूरा जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर सकते हो। सीधा आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। बता चुका हूं पोस्ट मौर्यन पीरियड कर लिया था, तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त II एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टू गुजरात इन द ईयर डैश एडी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो अभी बात हो रही है गुप्ता डायनेस्टी के रूलर की। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे आपको मैं प्रॉपर सारे पॉइंट बता दूंगा, वो फैक्चुअल क्वेश्चन बता दूंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। तो अब लिख लो अपनी कॉपी में साथ साथ। अब पढ़ने वाले हैं हम गुप्ता डायनेस्टी। यहां से जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज उठा रहे थे। पहले हमने मौर्य वंश पढ़ा, फिर मैंने कनिष्क के बारे में बताया जो कुषाण डायनेस्टी का था। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड अब आगे आता है। 3rd सेंचुरी एडी तक कुषाण चले थे। गुप्ता डायनेस्टी आए आपके 319 एडी। ये टाइम आपको ध्यान रखना है, से लेकर 540 एडी तक। पहले तो ये टाइम पीरियड आपको नोट करना है। टेंशन मत लो, सब कुछ नहीं लिखवाऊंगा। अभी ये रिवीजन कोर्स है, सिर्फ उतना बताऊंगा जो एग्जाम में आपका आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं या जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुए हैं। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर आपसे पेपर में पूछता है तो उनका नाम है श्रीगुप्त। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, फैक्चुअल पढ़ेंगे सारा। श्रीगुप्त के आगे बेटे हुए घटोत्कच, लिख लो अपनी कॉपी में। लेकिन इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो सबसे पहले रूलर थे, इंपॉर्टेंट, अगर वो पूछ ले फाउंडर कौन है तो आप श्रीगुप्त ही लगाओगे। अगर ऑप्शन में ना मिले रियल फाउंडर की बात करें तो वो थे सबसे पावरफुल लीडर, मतलब जो पहले पावरफुल लीडर थे इस एम्पायर के, वो थे चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त प्रथम। इन चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कंफ्यूज मत करना, वो मौर्यन डायनेस्टी के थे। अभी हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त वन के बारे में। चंद्रगुप्त वन से आपको क्या पॉइंट याद रखना है। पहली चीज तो इन्होंने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट करा, तो वो था महाराजा धीराज का। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है महाराजा धीराज का टाइटल किसने एक्सेप्ट करा था, तो महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज का टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट करा था। यह हो गया आपका एक सवाल। दूसरा, जैसे कि पहले के किंग्स करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते थे, शादी कर लेते थे इंपॉर्टेंट किंगडम्स के अंदर ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया ले सके अपने अंडर। तो इन्होंने पूरा गंगा का जो वैली एरिया, गंगैटिक वैली है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ये मगध वाले एरिया के अंदर, पाटलिपुत्र में आके इन्होंने मगध एम्पायर अपना अंडर ले लिया था। क्योंकि उस टाइम पे जो मैं शुरू से बता रहा हूं, महाजनपदों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मगध का एरिया था। तो जो नॉर्दर्न इंडिया पे पूरा रूल करेगा, हम उन्हीं डायनेस्टीज को पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने वो वाला एरिया अपने अंडर ले लिया और आगे अपना एरिया एक्सटेंड करा
इस तरह के अलायंसेस करके इन्होंने एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी। लिच्छवी प्रिंसेस कौन थी? उनका नाम था कुमार देवी। तो ये पेपर में नाम पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त वन ने मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ बनाया, किनके साथ शादी करके? तो कुमार देवी जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, उसके बाद में इन्होंने पूरा गंगा का रीजन अपने अंडर ले लिया और गुप्ता डायनेस्टी को एक अलग ही पावरफुल पोजीशन में ये ले आया था। इसके बाद में ये अच्छा, हाँ इस बात को ध्यान रखना, गुप्ता डायनेस्टी को क्लासिकल एरा या फिर स्वर्ण एरा था वो, यानी कि गोल्डन एज। ये पेपर में डायरेक्ट सवाल बनता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे भले ही इनका एम्पायर उतना बड़ा ना हो जितना कि मौर्यंस का था, लेकिन इनका एम्पायर भी बहुत बड़ा था और उस एम्पायर के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के सबसे पहली बार शुरू करे थे आपके चंद्रगुप्त टू ने। और उसके बाद में जो इनके टाइम पे जो नवरत्न हुए हैं, कालिदास, धन्वंतरी, इन सब की वजह से जो कल्चरल आपका डेवलपमेंट था, इसलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, अब नए इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त वन के बारे में बता दिया, जहां से ज्यादा सवाल बनते हैं वही बता रहा हूं। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि समुद्रगुप्त से जो आपके सवाल बनते हैं वो मैं आपको एक बार में बता रहा हूं। ये एक तो सबसे ग्रेटेस्ट लीडर थे पूरे गुप्ता एम्पायर के, द मोस्ट ग्रेट लीडर, ऐसे आप लिख सकते हो। सबसे ग्रेटेस्ट लीडर थे ये, सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे ये। क्यों थे? एक तो इनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स करे, जहां जहां पे इन्होंने एरिया अपना फैलाया, गुजरात तक गए, आगे गए और पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने अपने अंडर कर लिया, पूरा गंगा का वैली, इंडस वैली अपने अंडर करा, तो इसमें इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी थी। उसकी वजह से इन्हें एक टाइटल भी मिला, वो भी बताऊंगा। और इनका जो पूरा रिकॉर्ड है इनके एम्पायर का, अब पेपर में सवाल बनता है वो कहां पे लिखवाए ने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन। जो इलाहाबाद में स्तंभ पे जो शिलालेख हैं जो मिले हैं, वहां पे इनका पूरा रिकॉर्ड मिलता है। समुद्रगुप्त का एक छवि मिलती है हमको कि डिटेल्ड रिकॉर्ड मिलता है कि किस टाइप का इनके अंडर एम्पायर था, ये कितने पावरफुल रूलर थे, और ये लिखा किसने था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो इनका नाम पूछा जाता है। तो इनके जो थे कोर्ट पोएट होते थे। पहले ये जो राजा महाराजा होते थे, मुगल एम्पायर हो गया, आगे दिल्ली सल्तनत हो गया, उससे पहले ये जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है उसके अंदर जो राजा महाराजा होते थे, अपने कोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पोएट्स, ठीक है, राइटर्स, ऑथर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, ये सब होते थे। तो उस टाइम पे इनके पोएट थे, उनका नाम था, जो राइटर थे इनके लिए लिखते थे, उनका नाम था हरिसेना। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछ लेगा हरिसेना किसका कोर्ट पोएट था, तो आपका जवाब बन जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, अब समुद्रगुप्त को एक टाइटल मिला था, लिख लो, फिर याद दिला रहा हूं कॉपी में साथ साथ लिखते जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में रिवाइज करने में। चलो, अब इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, इनको इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया गया। क्या टाइटल दिया? इंडियन नेपोलियन। अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हमारे सारे पॉइंट्स हाँ टॉपिक वाइज रिवाइज हो रहे हैं, आप जाके एक बार पॉलिटी जरूर देखो, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर से शुरू करी है। वहां से मैंने स्टैटिक जी के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत उठाए हैं, और जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं वो सारे उठाता हुआ ला रहा हूं। इस कोर्स को अगर आप प्रॉपर शुरू से फॉलो कर रहे हो, अभी मैं हिस्ट्री कराऊंगा, इसके बाद मैं आपके लिए ज्योग्राफी लाऊंगा, इसके बाद आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। एफकेट वाले बच्चों के लिए, ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स होगा। बायो के क्वेश्चन कराऊंगा, इकोनॉमिक्स कराऊंगा, सब कुछ खत्म कराएंगे हम। कोशिश मेरी ये है कि 40 से 50 क्लासेस में लूं, उसके अंदर आपको काफी हद तक मैं कवर करवा दूं। आपको इस कोर्स से जुड़े रहना है, अगर सपोर्ट रहेगा तो ही मैं ये कोर्स आगे कंटिन्यू करूंगा, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। आपको इस चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी एज अ टीचर हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो रेडियन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे, आप वहां जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई सवाल है आप पूछ सकते हो। इंडियन नेपोलियन इन्हें कहा गया, किन्होंने कहा इन्हें इंडियन नेपोलियन, तो उन हिस्टोरियन का नाम है वी ए स्मिथ।
किनको कहा? समुद्रगुप्त को। ठीक है, फटाफट लिखते जाओ कॉपी में। इंडियन नेपोलियन का टाइटल मिला वी एस स्मिथ को। क्यों मिला? एक सवाल ये बनेगा किसने दिया। एक मिलेगा इंडियन नेपोलियन किसे कहते हैं, एक कहते हैं क्यों मिला, तो मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से। जो इनके मिलिट्री कैंपेन्स थे वो बड़े सक्सेसफुल थे, इस वजह से इन्हें टाइटल मिला। अब आ जाते हैं इनके बारे में, एक दो बातें और है जो आपको जाननी है। अच्छा, ये भी सबूत मिले हैं कि इनके टाइम पे एक बहुत पावरफुल नेवी हुआ करती थी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इनका कंट्रोल कितना रहा होगा बाहर की कंट्रीज के साथ भी। उस टाइम पे प्रॉपर इनकी नेवी हुआ करती थी, इतनी स्ट्रांग इनकी फोर्स थी, प्रॉपर बंदरगाह थे। समुद्रगुप्त बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं। अब इनको कुछ टाइटल्स दिए गए थे, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि महाराजा धीराज का टाइटल किसको मिला। तो अब समुद्रगुप्त को टाइटल कौन कौन से मिले, तो 3 आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कविराज, और भी बहुत सारे टाइटल थे, मैं सब लिखवा सकता था, लेकिन हमारा फोकस है एग्जाम निकालना। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बार बार मैं वही लेके आ रहा हूं। रिवीजन कोर्स है, प्रॉपर फायदा उठाओ। कविराज है, ठीक है। एक था इनका परम भागवत, एक आप कर लो अश्वमेधा पराक्रमा। पहले एक सेरेमनी होती थी जिसमें घोड़े को भगाया जाता था और ये देखा जाता था वो कितना एरिया कवर कर रहा है, और फिर वो सारा एरिया उस सेरेमनी के तहत वो जो एम्परर था, जो किंग था, वो अपने अंडर ले लेता था। ये घोड़े से रिलेटेड होता था, अश्वमेधा पराक्रमा। तो इनको इसका टाइटल भी मिला था, पराक्रमा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये 3 टाइटल एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला। अगर पर्टिकुलर पूछो तो ये है कविराज किन्हें कहा गया है और इंडियन नेपोलियन किन्हें कहा गया है, ये सवाल भी बनता है। ये धर्म से वैसे किसमें मानते थे, तो 2 टाइप के सेक्ट्स होते थे। पहले एक होते थे वैष्णवाइट्स और एक होते थे शैवा। तो यानी कि जो विष्णु जी की पूजा करे वो वैष्णवाइट और जो शिव जी की करे वो शैवा सेक्ट से होते थे। तो ये एक वैष्णवाइट थे। ठीक है जी। समुद्रगुप्त मैंने आपको बता दिए। देखो, एक क्वेश्चन से ही मैं आपको पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर अगर दे रहा हूं तो इस तरह की रिवीजन आपको कहां मिलेगी। आपका टाइम भी बच रहा है, करवाने को मैं इसके 100 क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन उल्टे फुल्टे तरीके से, हौच पौच तरीके से आप पढ़ोगे, आपके भी दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हम साथ साथ कवर करते हैं। आप जब मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स देखोगे आपको इस चीज का खुद रियलाइजेशन होगा कि हाँ, हमें जो कंटेंट मिला है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम ले पा रहे हैं इसको, और आपको याद करने में भी आसानी होगी। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जो फैक्ट हैं वो लिखते जाओ, सिर्फ काम के। तो पहला मैंने बताया चंद्रगुप्त वन, फिर हो गया आपका समुद्रगुप्त। अब आ जाओ आप अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर पे, जो इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, अभी बताता हूं क्यों। इसके बीच में छोटी सी कहानी हुई थी। समुद्रगुप्त के बाद जो सत्ता ली थी वो ली थी रामगुप्त ने। अब रामगुप्त क्या था? रामगुप्त एक इंपॉर्टेंट, मतलब नकारा, बिल्कुल किसी काम का नहीं, एक ऐसा टाइप का लीडर था। रामगुप्त बिल्कुल भी बहादुर नहीं था। हुआ क्या था इसके साथ? इसकी बीवी थी ध्रुव देवी, ये नाम था इनकी वाइफ का। तो क्या हुआ, ध्रुव देवी को एक शाखा इन्वेडर आया बाहर से, शाखा इन्वेडर आया और इसको उठा के ले गया। अब इनको इसने कब्जा कर लिया, शाखा इन्वेडर ने। जब ये अपने पास ले गया, ये चुपचाप बैठा रहा, ये कुछ नहीं कर पाया। ये चंद्रगुप्त 2 इसका छोटा भाई था, यंगर ब्रदर। ठीक है, अब इसने क्या करा, इनको आया गुस्सा चंद्रगुप्त 2 को, ये गए सीधा इसके पास, इसको इसने मारा, और इसको हराने के बाद में ध्रुव देवी को वापस लाया घर, और उसके बाद में चंद्रगुप्त 2 ने रामगुप्त को भी मार दिया। इन दोनों को मार दिया और उसके बाद इससे शादी कर ली। देख रहे हो कितना बढ़िया पैटर्न बिठाया इसने। तो चंद्रगुप्त 2 ने कुछ ऐसा करा, तो इससे क्या हुआ, इनका पूरा नाम हो गया, और चंद्रगुप्त 2 एक बहुत ही पावरफुल लीडर इमर्ज करके आए। ये थी एक छोटी सी कहानी। अब चंद्रगुप्त 2 जब वहां से आए तो इन्होंने काफी एरिया अपने अंडर ले लिया था ध्रुव देवी को, और इन्होंने क्या करा था, आते ही सबसे पहले तो इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल एक्सेप्ट करा। तो इनको टाइटल कौन सा था? विक्रमादित्य। बहुत ही ब्रेव पर्सन को बोलते हैं। तो टाइटल्स मैं आपको सारे करवा रहा हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं। महाराजा धीराज किसे कहते हैं, कविराज किसे कहते हैं, पहले विक्रमादित्य कौन थे। तो चंद्रगुप्त 2 ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने काफी एरिया अपने अंडर लिया, और ये सबसे पहले ऐसे रूलर बने चंद्रगुप्त 2 जिन्होंने इस विजय की वजह से आकर के सिल्वर कॉइन्स मार्केट में चलाए।
तो वे पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे। तो ये भी आपके पेपर में सवाल बहुत बार बनता है। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, पूरा अरेबियन सी तक कब्जा जमा लिया था। तो इतने पावरफुल ये हो गए थे, आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे कितने पावरफुल रूलर रहे होंगे ये गुप्ता डायनेस्टी के। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि आप ये बात समझो कि मिडीवियल हिस्ट्री में अकबर के टाइम पे नवरत्न होते थे और चंद्रगुप्त टू गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे नवरत्न होते थे। तो ये नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरत्न इनके वो ज्वेल्स थे जिन्होंने पूरा का पूरा इतिहास जिनका हम आज पढ़ते हैं। एक से एक विद्वान होते थे इनके पास, और अभी आप नाम सुनोगे तो आप खुद समझ जाओगे कौन कौन थे। सारे नवरत्न याद करने की जरूरत नहीं है, अकबर के करने की जरूरत है तो वो मैं बता दूंगा। पेपर में ऑप्शन आएगा, आप एलिमिनेशन मेथड से बता दोगे तो आप कम से कम 4, 5, 6 याद कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पे कालिदास, तो ये आप लिख लो। अभी इनसे रिलेटेड क्या सवाल आपके पेपर में बार बार आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक आपने लिख लिया कालिदास, एक आप लिख लो अमर सिंह। अमर, कोई सिन्हा बोलता है, कोई सिम्हा बोलता है, आप लगाओगे ऑप्शन देखोगे टिक करके आ जाना, अमर सिम्हा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप आ जाओ धनवंतरी, फिजिशियन ऑफ गॉड्स कहा जाता था इनको, धनवंतरी। मेडिसिन के बहुत बड़े गुरु थे, फिजिशियन थे बहुत बड़े, इनसे बड़े विद्वान नहीं माने जाते मेडिकल साइंस के अंदर। इतने एंशिएंट पीरियड में भी इनका इतना नाम था। तो धनवंतरी हो गए। एक आप लिख लो वाराहमिहिरा, वाराहमिहिरा, ठीक है। एक थे वेला भट्टा। इतने नाम बहुत रहेंगे आपके लिए नवरत्नों में। नवरत्न अकबर के इंपॉर्टेंट है, शंकु थे एक, ठीक है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है जिनका जो लिटरेरी वर्क्स है वो आपको पता लगेगा होगा। कालिदास है जिनसे पूछा जाता है। अच्छा, अमर सिन्हा ने भी एक किताब लिखी थी, अमर सिंह कोश, अमर सिंह कोशा। अब पेपर में ये सवाल कई बार पूछ सकता है कि अमर सिंह कोशा किन्होंने लिखी थी, तो अमर सिम्हा ने लिखी थी। ये पूछ सकता है अमर सिम्हा कौन थे, तो ही वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो ये मैंने आपको बातें लिखवा दी हैं। अब कालिदास का लिटरेचर थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेपर में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो देखो कालिदास लिख लो, कालिदास। अब इन्होंने बहुत ग्रेट राइटर, इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। पोएम्स इन्होंने कौन कौन सी लिखी पहले आप वो देख लो जो पेपर में इंपॉर्टेंट है। सारी नहीं लिखवाऊंगा नहीं तो रात हो जाएगी, अभी सिर्फ इतना लिख लो जो कि पेपर में आती है। एक तो आप लिख लो ऋतु संहार, ऋतु संहारा। एक आप लिख लो मेघदूतम, मेघदूतम। एक आप लिख लो रघुवंशम। ये थोड़ी संस्कृत के नाम हैं तो इसी टाइप से आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा बहुत एक बार पढ़ भी जाओगे तो ऑप्शन देख के लगा दोगे। ऋतु संहारा, मेघदूतम, रघुवंशमा, ये थी इनकी पोएम्स जो पेपर में आपसे बार बार पूछी जाती हैं। इन्होंने कुछ संस्कृत में प्लेज या ड्रामा भी लिखे थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें से 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पोएम लिख लो फटाफट कॉपी में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टाइम है कम, रिवाइज करना है ज्यादा। तो ड्रामा इन्होंने कौन कौन से लिखे, 2 ही आप याद रख लो। देखो, एक तो जो बार बार पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो है विक्रम और वैश्यम। हाँ, यही नाम था, विक्रम और वैश्यम। और एक आप लिख लो अभिजनन शाकुंतलम, ठीक है। विक्रम और वैश्यम लिख लिया। एक आप लिख लो अभिजनन शाकुंतलम। इन्हीं 5 चीजों को आप ध्यान रखोगे। एनटीपीसी का सीबीटी 1 जो हुआ है उसमें से कालिदास के कई बार पेपर में क्वेश्चन बने हैं, आपकी कई शिफ्ट्स में बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभिजनन शाकुंतलम आया था पेपर में क्वेश्चन, विक्रम और वैश्यम आया था आपका, वो वाला क्वेश्चन बना था पोएम्स का ऋतु संहार, ठीक है। तो रघुवंशम, ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। तो कालिदास के बारे में बता दिया, अमर सिंह कोश मैंने आपको बता दिया। तो चंद्रगुप्त टू से बनने वाले यही कुछ सवाल थे। एक सवाल और बन जाता है कि फाहियान नाम का एक चाइनीज पिलग्रिम था, बोले तो एक चाइनीज ट्रैवलर।
बेसिकली ये आया इसलिए था यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रीड करने, उसको स्टडी करने के लिए, तो उनका काम ये था। और इस टाइम की इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, यहाँ का अकाउंट लिखना, तो यही काम होता था। तो फाहियान किसके टाइम पे आया था? वो आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। पेपर में ऑप्शन आता है, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन आया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था फाहियान। तो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन कई बार बनते हैं। जैसे मेगास्थनीज कब आया था वो मैं आपको बता चुका हूं, मौर्य पीरियड के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और उसके बाद में सवाल आपसे बन जाता है फाहियान कब आया था, ह्यूसांग कब आया था, ठीक है, मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टाइप के सवाल काफी बनते हैं आपके पेपर में, तो ये मैं सारे आपको कवर कराता चलूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको चैनल को सपोर्ट करना है, इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, पुराने लेक्चर सारे टिक के बैठ के देखो, ऐसे मत करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स है ये, मैं गारंटी देता हूं। इस टाइप का अगर आपको कहीं पे कोर्स अवेलेबल होगा या इससे बेटर भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि इस टाइप का कोर्स आपको पेड ही मिलेगा। यहां पे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो उस चीज का फायदा उठाओ और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। एसएससी वाले बच्चों के लिए भी काम का है, वन डे जितने एग्जाम्स बन सकते हैं आपके सबके पेपर में काम आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मैंने आपको लिखवा दिया चंद्रगुप्त टू। अब आप लिख लो अगला इंपॉर्टेंट रूलर। तो इनमें से ज्यादा बातें बची नहीं है, इन्हीं तीन से बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है वो। कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता में से आपसे ये पूछ लेगा ज्यादा कि देखो इस टाइम पे ना हुन्स का अटैक हो गया था इंडिया में। हुन्स कुछ नहीं थे उस टाइम के, इधर ही घूमने फिरने वाले पेस्टोरल्स थे, बहुत ही खतरनाक वॉरियर थे। ये लोग आते थे, बार बार अटैक करते थे, और इन्हीं के अटैक की वजह से कहा जाता है कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर थोड़ा थोड़ा वीक हो गया था। लेकिन हुन्स को इन्होंने डिफीट किया था बड़े आराम से, बड़े आराम से तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी खासी इनकी स्ट्रगल रही है हुन्स के साथ। तो कुमारगुप्त के टाइम पे ये हुआ था। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुमारगुप्त का, आपसे बार बार पूछा जाता है, क्या है वो? नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने ही बनाई थी बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी। और फिर कोई आया और उसे उजाड़ के चला गया, बख्तियार खिलजी नाम का यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ ही एक सवाल आपसे बन जाता है, वो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन लिख लो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला भी, जो चीजें साथ साथ कवर हो जाए वो बेटर है। विक्रमशिला भी किन्होंने बनवाई थी? ये पाल डायनेस्टी के धर्मपाल ने बनवाई थी, धर्मपाला। कहते हैं जब इन यूनिवर्सिटी को तबाह किया गया था बख्तियार के द्वारा, तो 2 महीने तक कम से कम इनकी आग की लपटें जलती रही थी, सारी किताबें उन्होंने जला दी थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो अगर उस टाइम की नॉलेज हमारे साथ होती तो मुझे नहीं लगता कि भारत से बेहतरीन कोई देश होता। और आज भी नहीं है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है जो किसी देश में नहीं होगी। तो बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। विक्रमशिला मैंने आपको बता दिया, नालंदा बता दिया, कुमारगुप्त ने बनवाई थी, तो इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन था। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि गुप्ता डायनेस्टी के सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर, कि इसके बाद तो फिर सारे वीक ही आए हैं, फिर ये गायब हो गई थी डायनेस्टी। तो स्कंदगुप्त थे और इन्होंने हुन्स को हराया था, हुन्स डिफीटेड। इसके बाद में एम्पायर वीक होता चला गया। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। ये था गुप्ता एम्पायर का छोटा सा एक अकाउंट, जहां से कि आपके पेपर में सवाल बनते हैं, बार बार बनते हैं। जिस पोर्शन को ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है उसको मैं उतनी ही दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो उसमें थोड़ा सा और डीप घुसेंगे और जल्दी से जल्दी खत्म करना है। इसलिए फटाफट से मैं चाहता हूं कि ये वाइंड अप हो तो हम मिडिवियल शुरू करें और मॉडर्न हिस्ट्री करें। चैनल को सब्सक्राइब जब आप करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन यूं पता लगेगी कि 4:30 बजे मेरा रोज लेक्चर आता है रेडियन लर्निंग पे, जिसके अंदर की मैं कोर्स करवा रहा हूं। आज इसके 12वां लेक्चर है, पीछे मैं 11 करा चुका हूं। तो ये हमारा कोर्स चल रहा है, इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी का मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया। चंद्रगुप्त टू एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टू गुजरात इन द ईयर डैश। अब उसने ईयर बता रखे हैं 903, 930, 903, 309 और 390। अगर आपने पर्टिकुलरली गुजरात पे कब करा ये जानने की जरूरत हमें नहीं है, ये थोड़ा सा आप इंटेलिजेंस यूज करोगे। अगर आपको मैंने इधर टाइम पीरियड बताया है कि 319 से लेके 540 एडी तक का टाइम पीरियड था गुप्ता डायनेस्टी का, तो अब आप खुद बता दो आंसर क्या हो सकता है? 390। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो इस तरीके से भी सवाल लगाए जाते हैं। तो आपको जो नॉलेज है उससे भी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है और चीजों को ढंग से समझना है, सब कुछ रटने का कोई फायदा नहीं है।
एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th century द गुप्ताज एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल एम्पायर इन। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये साम्राज्य शुरू में तो छोटा ही था, श्रीगुप्त और घटोत्कच आए फिर, लेकिन इसको एम्पायर को बड़ा कैसे हुआ, चंद्रगुप्त वन के टाइम पे, फिर धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी पावरफुल होती गई। तो ये मगध ही रीजन होता था ज्यादातर, तो मगध हो जाएगा आपका जवाब। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which of the following cities was the capital of Gupta dynasty? तो फॉलोइंग सिटीज कौन सी थी, तो वो पाटलिपुत्र होगी मगध की। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था, तो आपको ध्यान रखना है वो था पाटलिपुत्र, ना तो वो उज्जैन था, ना था वो काशी, ना था वो कौशाल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल का जवाब हो गया आपके। तो जो क्वेश्चन उसमें नहीं कवर हुए होंगे वो आपके यहां हो जाएंगे। एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे कौन, तो श्रीगुप्त थे, तो श्रीगुप्त हो जाएगा आपका आंसर। पहले पावरफुल रूलर थे चंद्रगुप्त, ठीक है, तो श्रीगुप्त मैंने आपको बताया था ना फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो आपका आंसर श्रीगुप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आप देख लो खुद, आप खुद कर पा रहे हो। और इसी टाइप के गुप्ता डायनेस्टी के मैं आपको 150-200 क्वेश्चन दे सकता था, सारे निकल के कहीं ना कहीं वहीं से आते। तो घुमा फिरा के जितना भी कर लो, टाइम को वाइसली यूज करना है। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो ह्यूसांग तो नहीं थे, ये थे हर्षवर्धन के टाइम पे। फाहियान, ये हो जाएंगे ना, बी ऑप्शन हो जाएगा फाहियान। यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये सब पढ़ने के लिए ये लोग आए थे यहाँ पे। चल रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्वेश्चन। अब आपका मैंने गुप्ता पीरियड खत्म करा दिया। हु वॉज हर्षवर्धनास राज्यसभा पोएट, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। तो अभी ये वर्धन डायनेस्टी शुरू हो गई है, गुप्ता डायनेस्टी में आपको करवा चुका हूं, तो एक बार इस पे भी नजर मार लेते हैं। अब ये पोस्ट गुप्ता पीरियड आपका शुरू हो गया है, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे मैं इससे आपको एक बार में लिखवा रहा हूं। तो आप लिख लो पोस्ट गुप्ता पीरियड, और इसका टाइम पीरियड आप लिख लो, ये बनेगा आपका 550 एडी से लेकर के जब तक हर्षवर्धन रहा और वो मरा 647 एडी तक, ठीक है, ये बात आपको रखनी है ध्यान। तो ये एक्चुअल में ये एक तरह की डायनेस्टी थी जिन्होंने जो फाउंड करी थी, वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति ने, पुष्यभूति ने। ये भी नॉर्थ इंडिया के अंदर इसने कवर करा सारा, थानेश्वर के अंदर, फिर उसके बाद में हर्षवर्धन। इसमें हमने मेन हर्षवर्धन ही पढ़ना है, क्योंकि उसके टाइम पे जो लिटरेचर आया, जो भी उसके टाइम पे, जैसे बाणभट्टा था, तो वो किस टाइप की, जैसे बाणभट्टा आ गया ना, अगर पोएट कौन था तो बाणभट्टा, तो इसने क्या क्या लिखा, क्या नहीं करा, तो वो हर्षवर्धन को ही हम पढ़ते हैं सीधा। तो हर्षवर्धन आप लिख लो अपनी कॉपी में, जो इंपॉर्टेंट रूलर था वही पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा। अच्छा, इसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री मोटा मोटी खत्म है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन इसके बाद में देखो एंशिएंट हिस्ट्री में से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। एक तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं चीजें, इसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं आपके लिटरेचर से, आर्किटेक्चर से, कि उस टाइम पे लिटरेचर कैसा था, आर्किटेक्चर क्या क्या चीजें, और उस टाइम पे कल्चर क्या था। तो वो भी मैं क्लास आपकी लेना चाहता हूँ, 1 से 2 क्लासेस और मैं आपके लेके ना, तो वो आपके कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री को वाइंड अप मैं कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जाओ तो कोई क्वेश्चन आपसे छूट के ना जाए। 1 नंबर भी आए तो 1 नंबर से सिलेक्शन पूरा ऊपर नीचे बदल जाता है, ये बात आपको पता होगी। तो हमने क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री को भी बिल्कुल एक एक चीज छोड़नी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा ही रहा हूं, और आगे और सब्जेक्ट्स भी आपकी होंगी, पॉलिटी आपकी हो चुकी है। हर्षवर्धन के बारे में, अच्छा इसका टाइम पीरियड आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, 606 एडी से 647। टाइम पीरियड में इसलिए भी आपको लिखवाता हूं ना कि आप हिस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो आपको भी थोड़ा रिलेवेंस पता लगनी चाहिए कि अच्छा पहले ये डायनेस्टी आई, फिर ये आए, फिर इंपॉर्टेंट में ये था। तो इसलिए नाम, ये आपको डायनेस्टी का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हर्षवर्धन एक बहुत ही मतलब ऐसा राजा था कि उसने काफी नॉर्थ इंडिया अपने अंडर ले लिया था। तो कौन कौन सा एरिया उसने अपने अंडर लिया था, वो आपका नॉर्थ इंडिया हो गया पूरा, उसके बाद में ईस्टर्न राजस्थान का एरिया, ईस्टर्न राजस्थान का एरिया, और आपका हो गया, आपका ईस्टर्न राजस्थान हो गया, और आपका जो गंगा प्लेन्स है, मतलब वही वाला एरिया हो गया जहां पे कि पहले सारे साम्राज्य इंपॉर्टेंट बैठे हैं। तो इसलिए सबसे पावरफुल रूलर रहा। इसने काफी लड़ाइयां लड़ी जिंदगी में, ये अपनी बहुत कम लड़ाइयां हारा, और एक ही लड़ाई है मोटा मोटी जो आपको ध्यान रखनी है, जो ये हारा वो किससे हारा था, वो हारा था चालुक्य किंग से। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चालुक्य किंग से ये हारा, और वो चालुक्य किंग थे फेमस पुलकेशिन II, पुलकेशिन द्वितीय।
अब हुआ क्या था, जिस भी राजा ने, एंशिएंट हिस्ट्री ले लो, मिडिवल हिस्ट्री ले लो, जिसने भी कोशिश करी है कि वो डेक्कन भी अपने अंडर ले ले लालच में आकर के, तो उसको ज्यादातर पराजय का सामना करना पड़ा है। वही इसके साथ हुआ, ये नीचे जा रहा था, नर्मदा में इसको धर लिया चालुक्य किंग पुलकेशिन II ने, और नर्मदा नदी के किनारे पे ये लड़ाई हुई और इसको हार का सामना करना पड़ा। तो हर्षवर्धन के साथ में कुछ ऐसा था। एरिया में आपको इसका बता चुका हूं, और इसकी जो कैपिटल थी वो आपको ध्यान रखनी है। देखो अभी तक मेन जो सेंटर ऑफ पावर था वो वाला एरिया था आपका पाटलिपुत्र मगध। अभी इसने जो सेंटर ऑफ पावर बनाया वो आपका रहता है कन्नौज। तो कन्नौज यहां से इंपॉर्टेंट हो गया, और कन्नौज इसने ले लिया, और कन्नौज को ऑक्यूपाई करने के बाद में इसी को इसने अपनी कैपिटल बनाया। तो पेपर में ये सवाल भी बन सकता है, कन्नौज कौन से राजा ने कैपिटल बनाई, तो वो बनवाई हर्षवर्धन ने। अब हर्षवर्धन से रिलेटेड और क्या रह गया आपका, हर्षवर्धन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है ट्रैवलर के बारे में। फा हियान कब आया था, चंद्रगुप्त II के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया, ये आया ह्यूसांग। ह्यूसांग, ये इसकी स्पेलिंग होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाहियान याद रखना, ह्यूसांग याद रखना, मेगास्थनीज याद रखना। उसके अलावा और भी जो होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता जाऊंगा टाइम टाइम पे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक चाइनीज वो एक ट्रैवलर था, इसने भी आके बुद्धिस्ट टेक्स्ट को यहाँ पे रहा भी, नालंदा यूनिवर्सिटी में बैठ के अपना टीचर भी रहा और स्टूडेंट भी रहा, तो उसने काफी काम किया था यहाँ पे रह करके। ह्यूसांग हो चुका आपका। हर्षवर्धन से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया वो वैष्णवाइट था चंद्रगुप्ता के टाइम पे, और ये शिवा का शिव मतलब उस टाइम पे क्या होते थे ना कि ज्यादातर लीडर्स टॉलरेंट होते थे, मतलब धर्म को हर तरीके से सेक्युलर माना जा सकता है। ये दिक्कत आनी शुरू हुई जब आगे मिडिवल हिस्ट्री में हम जाते हैं, तो जो बाहर से जो इन्वेडर्स आए, तुर्क आए, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी। तो लेकिन उससे पहले लिबरलिज्म था हमारे देश में, अभी ये हो चुका। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन देखो मरा कब, हर्षवर्धन मरा 647 AD के अंदर। इसके बाद कोई नेचुरल इसका मतलब आगे इसने किसी को बिठाया नहीं गद्दी पे, तो ये डायनेस्टी यहीं पे खत्म हो जाती है। हर्षवर्धन से रिलेटेड लिटरेरी वर्क्स आपको क्या ध्यान रखने हैं एक तो आप ध्यान रखना इसने तीन जो है ना, तीन इसने संस्कृत में पोएम्स लिखी हैं। एक तो आप लिख लो नागनंदा, नागनंदा। एक आप लिख लो प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। एक होगी नागनंदा, एक हो गई प्रियदर्शिका, और एक आप लिख लो रत्नावली। ये कई बार पेपर में पूछी जाती है, रत्नावली, ठीक है। तो ये तीन आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, बाणाभट्टा। बाणाभट्टा इसके टाइम पे कोर्ट पोएट था, और इसने हर्षचरिता और कादंबरी, यही सवाल आपके पेपर में बनते हैं बार बार कि नागनंदा किसने लिखी, तो आंसर हो जाएगा ये। प्रियदर्शिका किसने लिखी, आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। रत्नावली किसने लिखी, हर्षवर्धन। हर्षचरिता और कादंबरी किसने लिखी, तो बाणभट्टा ने। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से। इसके बाद क्या होता है कि जब ये हर्षवर्धन डायनेस्टी, जो वर्धन डायनेस्टी है, इसका जब समाप्ति की तरफ होती है, तो तीन पार्टी में बीच में स्ट्रगल रहता है कन्नौज को लेकर, कन्नौज को कौन हथियाएगा। तो उनमें से एक था प्रतिहारस, ठीक है, इसका गुर्जरा प्रतिहारस। एक हो गए आपके पाल डायनेस्टी, पाला। और एक हो गया आपके राष्ट्रकूटा। यहीं से समझ लीजिए कि राजपूत डायनेस्टी जो आगे बनी, राजपूतों का आगे विकास हुआ, और फिर एंड में ये स्ट्रगल इनके बीच में 200 साल तक चला करीबन, और 200 साल के बाद फाइनली कन्नौज पे जो है शासन चला किसका, यहीं से राजपूतों का, और यहां से प्रतिहारस मेनली। तो ये जो थे इन्होंने कन्नौज को ले लिया 200 साल के बाद। तो मतलब 200 साल तक आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रगल चला होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे आपके पेपर में, एंशिएंट हिस्ट्री से बनते हैं, यहां तक थे। इसके बाद अभी मैं आपको लिटरेचर और आर्किटेक्चर भी बताऊंगा इसका, कि रेलवे, एनटीपीसी और इन सब पेपरों में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हिस्ट्री नहीं तो इतना वास्ट है, कितना कवर कर लोगे। फैक्चुअल उतना ही करना है जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, जितना उसकी वेटेज है उतना पढ़ना है। पेपर में ज्यादा वेटेज आती है आपकी स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेके आएंगे हम इस चैनल पे, पूरा 8 से 9 महीने का एक साथ कंपाइल्ड करंट अफेयर आपको मिलेगा। चैनल से जरूर जुड़ के रहना।
एक आपको मैं स्टैटिक जीके कराऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पेपर में आपको देखने को मिलेगी। पॉलिटी से आपके सवाल बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल बनते हैं, तो मैं सभी कवर कर रहा हूं। आपको समझ में आ रही होगी कोर्स आपका किस तरीके से चल रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये मैं आपको बता दिया बाना भट्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले टॉपिक खत्म कर लो फिर क्वेश्चन देख लो। आफ्टर हर्षाज डेथ अराउंड द 7th century डैश केम इनटू डोमिनियन एज द बेंड एरा ऑफ इंडिया। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था, ठीक है। तो ये थे, इनके बाद कौन आए थे वो पूछ रहा है, राजपूत आए थे, मैंने आपको बताया ना। इसके बाद इनके बीच में स्ट्रगल शुरू हुआ, फिर एंड में प्रतिहारस विक्टोरियस हुए। एक होता है ट्रांजिशन पीरियड, जब एंशिएंट हिस्ट्री आपकी मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जा रही होती है, वही टाइम पीरियड था 712 AD में। फिर आपका मोहम्मद बिन कासिम, फिर जो टर्किश इन्वेडर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो राजपूत मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द किंग्स ऑफ प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फॉट विद ईच अदर टू गेन सुजेनिटी ओवर, मतलब पावर किसके ऊपर जमानी थी इन तीनों ने, कि आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। इन तीनों ने किया, तो किसकी पावर, कहां को मतलब ये कब्जा करना चाहते थे, वो था एरिया कन्नौज का। और कन्नौज को पहले पावरफुल किसने बनाया, किसने अपने अंडर लिया, तो वो लिया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन से रिलेटेड 3 बुक्स याद रखना, 2 आप बाना भट्टा से याद रखना, कादम्बरी और हर्षचरिता। इन हुज रीन डिड द फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यू सांग केम टू इंडिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूं किसके काल में आया था। ये हो गया आपका हर्षवर्धन, है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके, तो लिखते जाओ सारी बातें, वो मैं लिखवा चुका हूं। विच ऑफ दिस चाइनीज ट्रैवलर केम टू द नालंदा एंड लिव्ड एज बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। ये भी बात मैंने आपको अभी बताई ना। तो ये कौन था, ये था ह्यू सांग, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी रहा, टीचर भी रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी कुमारगुप्त ने, और जो आपकी उसकी स्थापना किसने करी थी, विक्रमशिला की, तो वो करी थी पाला रूलर ने, पाला डायनेस्टी के धर्मपाल ने। तो ये था आपका हिस्ट्री का लेक्चर, और आज आपके 12 लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं इस जनरल अवेयरनेस की सीरीज में। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है, आपके काम की है, तो जरूर चैनल को सपोर्ट करें। अच्छा, 1 मिनट और लूंगा मैं आपका, एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं। ये हमारी बुक है, जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 18 प्रैक्टिस सेट है, 10 सॉल्व पेपर हैं इस बुक के अंदर। और ये बुक है रेडियन लर्निंग की, हमारी अपनी किताब है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर है 10 और 18 प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं है। इन 18 प्रैक्टिस सेट के अंदर गिने चुने क्वेश्चंस हमने अलग अलग पेपर से लगाए हैं। समझ रहे हो, टाइम कम है, आप क्वालिटी चीजें पढ़ो। आप ये प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे, इसका लेवल थोड़ा सा एक ऊपर मिलेगा, आपको खुद को विश्वास होगा कि नहीं हमारा स्कोर बन रहा है। यहां से आप लेक्चर लें और आप इस बुक को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो में बना के डाल चुका हूं। आप वीडियोस को जाके देख सकते हो, स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारी बुक, और बहुत ही रीजनेबल रेट में ये बुक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, जा सकते हो अपने नियर बाय मार्केट में, वहां पे जाके किसी भी बुक सेलर पे जाओगे, आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है जी, रेलवे ग्रुप डी की रेडियंस की ये हमारी बुक है, तो ये आप ले सकते हो। लेक्चर अब आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आएगा आपका 13th, तो आपके 2 लेक्चर मैक्स टू मैक्स बचे हैं। इसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी वाइंड अप कर दूंगा मैं, और बहुत ही जल्दी मैं आपका मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी जल्द से जल्द में निपटवा दूंगा। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।